अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या होता है? पहले हम समझेंगे ज़ीमान इफ़ेक्ट, हम देखेंगे उसकी 2 तरह की टाइप्स होती हैं या कह लें 2 तरह से बिहेवियर होता है, तो वो दोनों समझेंगे। फिर डिटेल के अंदर समझेंगे नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या है, ज़ीमान शिफ्ट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो सारा आज हम देखने वाले हैं। तो ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या है? ज़ीमान इफ़ेक्ट ने मैग्नेटो ऑप्टिकल फिनोमेना डिस्कवर किया, यानी आपके पास 1896 के अंदर। उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती हैं कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है? और ये जो स्प्लिटिंग है जब 2 या 3 लाइनों के अंदर हो तो हम उसे नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट कहते हैं। ये जो 2 या 3 में टुकड़ों में तब्दील होने वाला अमल है, इसे हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे भी इस चीज़ को। मगर जो स्प्लिट करना है आपके पास यानी 3 या 3 से ज़्यादा कंपोनेंट में, एक सादा-सी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसे हम बोलते हैं अनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। और इसे हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्वांटम थ्योरी की अप्रोच चाहिए हमें इसको समझाने के लिए। तो ये एक सादा सा आपके कंसेप्ट आ गया कि जब सोर्स को आप कहाँ पे रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं फिर वो टूटती हैं। उन स्पेक्ट्रल लाइंस के टूटने का जो फिनोमेना है, अगर 2 या 2 से 3 लाइनों में टूटेगी तो नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट, और अगर ज़्यादा से 3 से ज़्यादा में टूटेगी तो फिर अनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। अब ये जो नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट है, इससे हम एक्सपेरिमेंटली क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कंफर्म करते हैं, ठीक है? तो अब आपके पास क्या है जनाब के नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट को लेके चलते हैं, पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख लेते हैं। अगर आप इस अरेंजमेंट में देखें तो आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिख रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं, 2 कॉइल्स आपको दिखाई गई हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके अंदर आपने एक लैंप रख दिया है, ठीक है? उसकी यानी मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगी उसके अंदर। तो जो कैनोनिकल पोल पीसेस होंगे उनका जो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल होल उसमें बनाया गया होगा, तो सोर्स ऑफ लाइट जो एमिट होगा यानी लेट्स से सोडियम के वेपर्स होंगे, तो उसको पोल पीस में रख दिया जाता है। तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन आप ऑब्जर्व करेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से, वो हाई रिजॉल्विंग पावर वाली होंगी। जैसे आप इस सारी जगह पे देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप, प्रैक्टिकल भी, और आप स्कीमेटिक फिक्स से भी देख रहे हैं कि आपकी लाइट निकलेगी एक लेंस से होती हुई इंटरफेरोमीटर से होकर दूसरे लेंस में, फिर आपके पास पोलराइजर में, पोलराइजर से फिर आगे कैमरे के थ्रू आप उसे डिस्प्ले पे ला सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। अब जरा चलते हैं कि जो आपकी लॉरेंस क्लासिकल थ्योरी है कि वो कैसे ज़ीमान इफेक्ट के लिए आती है। हम कहेंगे कि जो ग्लोइंग गैस है जब वो लाइट एमिट करती है तो वो जो उसके यानी जो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करती है, कि यानी लाइट का एमिट होना क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो जो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन अंदर हो रही है इलेक्ट्रॉनों के, वो किसके गिर्द हो रही है? सेंटर ऑफ एटम के गिर्द हो रही है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो बुनियादी तौर पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी होंगी, यानी वहां से आएंगी वो आपके पास। तो कोई भी लीनियर मोशन जो इलेक्ट्रॉन की है, हम उसे 3 कंपोनेंट्स में यहाँ पे समझेंगे। एक लीनियर मोशन होगी जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी, 2 अपोजिट सर्कुलर मोशन होंगी जो परपेंडिकुलर टू द फील्ड होंगी, ठीक होगी बात? तो लीनियर मोशन अलोंग द फील्ड, और जो आपकी सर्कुलर मोशन है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड आएगी, ठीक है? अब कोई भी मैकेनिकल फोर्स नहीं लगेगी चार्ज के ऊपर, क्योंकि वो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। तो लीनियर मोशन जो फील्ड की सिंथ में है वो अफेक्ट नहीं होगी फील्ड से, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी तब्दील नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बात समझ आ गई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है ना जो उसके परपेंडिकुलर हो, अगर उसके अलोंग हो तो फोर्स लगेगी नहीं। तो इसका मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। मगर जो 2 सर्कुलर कंपोनेंट्स हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि वो परपेंडिकुलर थे। तो एक में फोर्स ऐसे लगेगी कि उसको रिटार्डेड किया जाएगा, और एक में ऐसे होगी कि उसे एक्सेलरेट किया जाएगा। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जो सर्कुलर कंपोनेंट की है एक जितनी मिकदार में एक की बढ़ेगी और दूसरे की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक होगी बात? अब अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल व्यू के अंदर इस तस्वीर को देखें, तो जो अनअल्टर्ड लीनियर कंपोनेंट होगा फील्ड का, उससे तो कोई लाइट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव में देख रहे हैं, क्योंकि वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। अब चूंकि उसकी ट्रांसफर नेचर होती है लाइट की, तो लॉन्गिट्यूड जो ओरिजिनल लाइन है वो तो अब आप ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में, जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं। मगर
आपके पास दो अल्टर्ड सर्कुलर कंपोनेंट आपको जो थे, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा था, जो राइट एंगल पे थे, वो आपके पास पोलराइज लाइट वेव्स पैदा करेंगे। अब ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल ज़ीमान इफेक्ट आपको यानी दिखने में मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो लाइंस आपको मिल रही हैं, ये सर्कुलर पोलराइज कंपोनेंट्स हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर। मगर जब आप ट्रांसफर वेव्स के अंदर जाते हो, तो जो अनअफेक्टेड लीनियर कंपोनेंट है, अब वो अपनी वाइब्रेशन सेंड करेगा, क्योंकि वो पैरेलल टू द फील्ड था, अब वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो आपके पास सेंट्रल लाइन आपको अब दिखाई देगी, ओरिजिनल लाइन जो होगी हमारे पास, जो प्लेन पोलराइज आपके पास यानी वाइब्रेशन पैरेलल टू द फील्ड होगी। जैसे पिछले केस में वो उसके परपेंडिकुलर थी तो वहां से नहीं गुजर सकी, तो अब आपके प्लेन पोलराइज पास कर देगी। जो दो सर्कुलर वाइब्रेशंस हैं, जो आप जिनकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा था, तो आपके पास वो भी परपेंडिकुलर आएंगे फील्ड के, और वो आप साइडवेज उनके अपीयर होंगे प्लेन पोलराइज्ड, यानी आपके पास अपोजिट सेंस में आएंगे, जो यानी कि आपके पास एक का कह लो कि एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो इसलिए वो अपोजिट सेंस में आपके सामने अपीयर होंगे। आप इस तस्वीर से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि ये आपके पास जो आपके पास क्या आ रहा है, जो अनअल्टर्ड है, और ये आपके अल्टर्ड है। इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा गया ताकि आपको वो अपोजिट सेंस में समझ आ सके। ठीक होगी बात? अब अगर हमसे एक्सप्रेशन पूछा जाए, तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी होगी v, एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से बात करेंगे। तो जो चार्ज है e है, मास उसका m ले लेंगे, तो सेंटीमीटर फोर्स चूंकि सर्कल में मूव कर रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखेंगे तो सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्केयर बाई आर है, जिसे आप एम आर ओमेगा स्केयर कहेंगे। मगर जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगा देंगे, तो वहां पे अब फील्ड फ्लक्स डेंसिटी बी आ जाएगी, जो कि किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी प्लेन ऑफ द ऑर्बिट के, यानी जिस पे प्लेन ऑफ द ऑर्बिट है उसके परपेंडिकुलर फील्ड लगेगी। तो जो दो कंपोनेंट्स होंगे वो आपके पास यानी डायरेक्टेड टुवर्ड द रीडर, उस पर एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, तो एक एडिशनल रेडियल फोर्स लग रही है QVB के कंसेप्ट से, जिसे हम BEV भी कहेंगे। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, आउटवर्ड होगी सेंटर के क्लॉकवाइज मोशन के लिए, और इनवर्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए। आप वो राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो आपके पास रिजल्टिंग कम्प्लेक्स जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उससे हम कहेंगे एक एडिशनल रेडियस फोर्स लगने शुरू होगी, जिससे एक लार्मर प्रिसिजन शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोड्यूस करेगी एक तब्दीली किसकी, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, जिससे आपके पास यानी ऑर्बिट में बदलाव नहीं आएगा, मगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी में क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेट्स से हम कह देते हैं डेल्टा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, चेंज है। तो पहले देख लेते हैं क्लॉकवाइज के लिए आपकी जो थी वो एडिशनल रेडियल फोर्स जो लग रही थी वो अवे लग रही थी सेंटर से, तो मैंने उसको माइनस कर दिया है। देखो F माइनस बी ई वी एम आर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, जो उसमें बदलाव आएगा। अब आपने क्या किया कि जनाब F चूंकि हम जानते हैं एम आर ओमेगा स्केयर होता है, और ई वी की जगह आर ओमेगा लगा दिया है। अब दोनों इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दिया, नेगेटिव वाला फैक्टर इधर जाके पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव स्केयर ओपन करके इसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस टू एम आर ओमेगा डेल्टा ओमेगा, मुझे तो डेल्टा ओमेगा चाहिए, तो माइनस बी ई ओवर टू एम आ जाएगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी में इतना चेंज आएगा। कब, उस किसके लिए, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसकी मोशन सर्कुलर मोशन देख रहे होंगे। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन देखेंगे तो एक इनवर्ट फोर्स आ जाएगी आपके पास, तो वो सेंटीमीटर फोर्स भी इनवर्ट होती है, तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी। तो अब आपने इसी तरह, जिस तरह सेम पिछले पैटर्न पे आपने सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू लगाई, वी की वैल्यू लगाई, थोड़ा सा एडजस्ट किया, तो आपके पास डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव में आ जाएगी। अब आपके पास दोनों केसेस को अगर हम प्लस माइनस करके लिख दें, तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी को, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है 2 पाई न्यू, यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ से आप ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो 2 पाई ओमेगा डेल्टा ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू डाल दिया, आप इसे चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकाल लिया आपने। तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा उसकी वेवलेंथ है, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। यहाँ से डेल्टा न्यू निकाल के यानी फ्रीक्वेंसी की चेंज आपने देखी, लैम्डा की वेवलेंथ की चेंज देखी, तो वो ये जो लैम्डा की चेंज है, वेवलेंथ की चेंज है, ये ज़ीमान शिफ्ट के लाएगी। इसमें वैल्यू प्लेस की आपने, जस्ट ये वैल्यू जो आपको मालूम थी। तो ये जो टूल आ गया आपके पास कि भाई डेल्टा लैम्डा बराबर है प्लस माइनस बी ई लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 पाई एम सी स्क्वायर, इससे हम ज़ीमान शिफ्ट कहते हैं। अब जो स्पेक्ट्रल लाइन, अगर मुझे लैम्डा मालूम हो, बी मालूम हो और डेल्टा लैम्डा मालूम हो, तो आप देखो यहाँ से आपको सारी अननोन है, बाकी तो कांस्टेंट फैक्टर है, तो ई बाई एम निकाला जा सकता है। तो आपके पास ई बाई एम की एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी जो हमारे पास जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से आई थी। तो ये एक्सपेरिमेंटली एग्रीमेंट हो गया कि बात ये सही हो रही है, जो भी क्लासिकल थ्योरी समझा रही है सही समझा रही है। तो ये एक तरह से हमारे पास क्लासिकल जो था उसने जो नॉर्मल
ज़ीमान इफेक्ट था उसे कंफर्म कर दिया कि ये एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है, क्योंकि उससे वो रिजल्ट आ रहा है जो जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में भी रिजल्ट आया, तो इसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, कल नेक्स्ट के लिए जो हम देखेंगे उसके अंदर आप देखेंगे जब दो तीन से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन में टूटते हैं तब क्वांटम मैकेनिकली उसे समझाया जा सकता है। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।